हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या। आइए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर 8 इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं चाहती हूँ आप लोग ध्यान से सुने, राइट। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, बाकी प्लेलिस्ट को देखिए, ज़रूर देखिए। वाईशायस के प्रीलिम्स पास आ रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट दीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट शंकर आयस से। तो कभी भी कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती है, राइट, तो कभी भी कोई गवर्नमेंट इस बारे में बात करती है, पॉलिसीज़ बनाती है, प्रोसीजर बनाती है, उनका एक एक तरह से एक ध्यान होता है या फिर होना चाहिए कि एक कॉर्नर स्टोन होना चाहिए, क्या, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत विकास और जो हमारे पर्यावरण की रक्षा करना, राइट, ये भी एक उनका ध्येय होना चाहिए, राइट। ये कॉर्नर स्टोन्स होते हैं। फिर अब आगे देखते हैं कि जो EIA है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसकी ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड फॉर EIA, राइट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की। अब देखिए, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम जो इंसान कोई भी अपनी एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, किसी भी तरह की एक्टिविटी होगी, मोस्टली उनका जो असर पड़ता है इन्वायरमेंट में वो हार्मफुल पड़ता है। बेनिफिशियल इफेक्ट भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन वो काफ़ी कम है इन कंपेरिजन टू जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पड़ता है। तो इस वजह से जो आजकल जो इंसान है, मैनकाइंड है, राइट, उस उनकी जो ज़रूरतें हैं, राइट, के खाने पीने की ज़रूरतें, सिक्योरिटी के लिए, जैसे घर के लिए, तो हर चीज़ के लिए कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। मतलब एक तरह से इस टाइप का हमारा लाइफस्टाइल बन गया है कि हम नेचर के साथ नहीं रह के हम लोग इन्वायरमेंट पे एक तरह से बुरा असर डाल रहे हैं, और ये हमारी रिक्वायरमेंट बन चुकी है। हम लोग नहीं चाह रहे जानबूझ करके हम इन्वायरमेंट को डैमेज करें, लेकिन ये हो रहा है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, राइट। तो इसलिए जब भी ऐसी कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके साथ साथ जो इन्वायरमेंट में क्या असर पड़ेगा, इन्वायरमेंट के क्या में क्या हो सकता है, उस उन चिंताओं को भी, उन कंसर्न्स को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, उन्हें हार्मोनाइज करने की ज़रूरत है, एक बैलेंस बैठाने की ज़रूरत है, राइट। तो अब देखिए, और जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब परिणाम, ठीक है, इन कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब परिणाम होता है। तो इन्वायरमेंट पे जो जो परिणाम पड़ सकते हैं, कोई भी अगर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जैसे कि कोई कहीं पे कोई केमिकल फैक्ट्री लगने वाली है, कहीं पे कुछ कोई और इंडस्ट्री लगने वाली है, राइट। तो फिर वो जो प्रोजेक्ट स्टेज में है, मतलब शुरू के स्टेज में, अर्ली स्टेज में है, उसी वक्त जो उसके उससे किस तरह के इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो सब उस प्रोजेक्ट डिज़ाइन में भी इंक्लूडेड होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कैपिटल देख लिया, कितना लेबर लगेगा, वो सब देख लिया, मतलब सिर्फ इकोनॉमी को ना रखा जाए, एक एंगल इन्वायरमेंट का भी रखा जाए, ये बात कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है, ये EIA के थ्रू होता है, राइट। अब इस डायग्राम में ये यहाँ पे ये बताया गया कि EIA का इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए, किसी भी कोई एक जगह मान लीजिए, राइट, वहाँ पे प्रोजेक्ट जस्ट प्रपोज हुआ है, अभी लगा नहीं है, वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। जब नहीं था तो वहाँ पे प्रेजेंट स्टेटस ऐसा था, यहाँ पे मतलब कोई इन्वायरमेंट को कोई डैमेज नहीं था। टाइम के साथ यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कोई डैमेज नहीं था, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उस जगह में इन्वायरमेंट को डैमेज होना शुरू हो गया। और ये जब प्रोजेक्ट किया गया उसके साथ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया, तो यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं, मतलब एक तरह से जांच रहे हैं कि इतना हो सकता है, इतना मतलब पता लगाया जा रहा है कि ऐसा इम्पैक्ट में इन्वायरमेंट पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ सकता है, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है, राइट, इस प्रोजेक्ट की वजह से, या फिर पड़ता है। लेकिन अगर आप देख लीजिए दूसरे डायग्राम में, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे EIA करवाया गया है, प्रोजेक्ट हुआ, राइट, यहाँ पे प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ, और इनिशिएट होने के बाद डिग्रेडेशन हुआ, जो एनवायरनमेंट है उसको क्षति पहुंची, लेकिन वो क्षति हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, राइट। जो क्षति, जो डैमेज, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो यहाँ तक पड़ सकता था, इतना ख़राब हो सकता था, ग्राफ में तो इसी तरह से पता लगता है, राइट, वो अब इतना कम हो चुका है। तो एक बहुत बड़ा इसमें गैप आया है, राइट। तो ये गैप किस वजह से आया है, EIA के वजह से। अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया, उस वजह से पता लगाया गया कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रॉब्लम्स होने के साथ उसमें क्या कदम उठाए जा सकते हैं, और ऐसे कदम उठाए गए जिससे कि इन्वायरमेंट को जो डैमेज होने वाला था वो उतना नहीं हुआ, राइट। तो ये इस डायग्राम में समझाया गया, और ये बताता है कि EIA की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। अब देखते हैं EIA है क्या। हमने देख लिया कि इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन एक्चुअली क्या करता है ये EIA, राइट। तो EIA क्या करता है, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, राइट, ये लाइन तो आपने पिछले स्लाइड्स में देखी थी। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को इन्वायरमेंटल कंसर्न्स और इन दोनों को हार्मोनाइज करने का काम करता है, ये ऐसा एक टूल है, राइट, EIA। तो जब किसी भी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है कि ये प्रोजेक्ट किया जा सकता है या नहीं, उसमें उस टाइम ही EIA को भी बनाया जाता है,
राइट। और फिर बाद में इसी रिपोर्ट में मिटिगेशन मेजर्स, अगर देखिए डैमेज तो होगा, इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ क्षति पहुंचेगी, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन उस नेगेटिव इम्पैक्ट को मिटिगेशन मतलब कम करना, किस तरह से कम किया जा सकता है, जैसे हमने उस डायग्राम में देखा था कम कर लिया गया, किस तरह से कम किया जा सकता है उसे मिटिगेशन मेजर्स कहते हैं। तो ऐसे कोई कदम उठाए जाएँ जिससे कि वो डैमेज कम हो जाए, वो भी उस रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, मतलब डाला जाता है। फिर फ्यूचर लाइबिलिटीज़, कोई हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए उस वजह से, जैसे बड़े बांध बनाए जाते हैं तो उस वजह से भी बहुत सारे डैमेज होता है, राइट। तो ऐसे डैमेजेस को रोकने की जगह क्या है, पहले ही कुछ और बंदोबस्त कर सकते हैं, जैसे कि जिससे कि आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, तो वो भी इस प्रोजेक्ट डिज़ाइन में डाला जाता है, राइट। और फिर जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, वो क्या करता है, जो ऐसे डैमेज हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल को प्रॉब्लम्स जो हो सकते हैं, उन्हें पहले ही जांच लेता है, पहले ही देख लेता है, राइट। फोर्स मतलब पहले ही देख लेना, और फिर उन्हें प्रॉपरली एड्रेस किया जाता है, मतलब उन्हें एक तरह से कम कैसे कर सकते हैं उन पर ध्यान दिया जाता है, ऐसा किया जाता है, राइट। अब हम देखते हैं ईआईए। तो ये ईआईए लागू कौन करता है, कौन बॉडी करती है इसको लागू, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, राइट। तो इस मिनिस्ट्री की ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, वो नोटिफिकेशन का नाम है इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट 1994। और ये किस एक्ट के प्रोविजंस में आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये इस एक्ट को याद रखना है, नोटिफिकेशन को भी याद रखना है, मिनिस्ट्री तो आपको याद होगी ही, राइट। अब देखते हैं इंडिया की पॉलिसीज़ क्या क्या है, जिसमें मतलब ये ईआईए की एक तरह से यहाँ पे हिस्ट्री दी गई है, किस तरह से ईआईए आया, राइट। तो ये भी बता दूं, इंडिया पहला ऐसा नहीं है और लाइक लौता ऐसा दो देश नहीं है जहाँ पे ईआईए होता है, बहुत बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में होता है, जैसे यूएस ये सब, वहाँ पे भी कोई भी इंडस्ट्री लगने से पहले, मतलब जिसमें कुछ जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे देखा जाता है, वहाँ पे ईआईए करवाया जाता है, असेसमेंट ऐसी होती है पहले से। तो इंडिया में 1976 से 77 में स्टार्ट हुआ था, जब प्लानिंग कमीशन ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये दिशा निर्देश दिए थे कि जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, उन्हें इन्वायरमेंटल एंगल से भी उन्हें एग्जामिन किया जाए, उन्हें जांचा जाए, राइट। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, जो दूसरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिन प्रोजेक्ट्स को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती थी, की स्वीकार्यता की ज़रूरत पड़ती थी, उन प्रोजेक्ट्स में भी इसे आगे जाके एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन ये हमारे विधायिका को, राइट, हमारी विधायिका का इसको सपोर्ट नहीं मिला, तो फिर क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी है, तो तो फिर क्या हुआ कि उसे एक तरह से ठंडे बस्ते पे डाल दिया गया। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में, राइट, इस एक्ट को बनाया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और हमने देखा था पिछले स्लाइड में, इसी एक्ट के अंतर्गत ईआईए बनाया गया, राइट, ये रूल लाया गया, स्टैट्यूटरी बन गया। अब देखिए ईआईए के अलावा भी इसी एक्ट के अंतर्गत, राइट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत 1986 में और भी कुछ इस तरह के कदम उठाए गए, लेकिन वो स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरियाज़ के लिए हैं, राइट। कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर इस तरह के कदम उठाए गए हैं, राइट, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जोग्राफिकल एरियाज़ दिए गए हैं, वैसे तो मुझे पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी जस्ट मैं बता देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे एक नाम दिया गया है रेवडांदा क्रीक, ठीक है, वहाँ से लेकर जो देवगढ़ पॉइंट है, वहाँ उसके बीच में आसपास, उसके 1 किलोमीटर के आसपास में कोई भी टूरिज्म के अलावा और कोई इंडस्ट्री का लगाना, उस पर प्रतिबंध है, राइट, उस पर प्रोहिबिशन लगा हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए मुरुड जंजीरा रीजन में जो एक राजपुरी क्रीक पड़ता है, क्रीक मतलब एक छोटी सी नदी होती है, राइट, तो उसके आसपास, उसके किनारों के आसपास भी 1 किलोमीटर के बेल्ट में, राइट, ऐसे कुछ भी मतलब इंडस्ट्रीज़ लगाना है, उन सब में पाबंदी है। उसके बाद यहाँ पे दून वैली जो उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ लगाना, माइनिंग, राइट, खनन करना, ये सब उन पर प्रतिबंध है, ये 1989 का नोटिफिकेशन के हिसाब से। और कोस्टल स्ट्रेचेस मतलब तटीय इलाके हैं, वहाँ उन स्ट्रेचेस पर भी कोस्टल रेगुलेशन जोन है, और उसके तहत वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, राइट, ये ऐसे इस तरह की केमिकल फैक्ट्रीज, मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे इंडस्ट्रीज जिससे कि वहाँ के जो बहुत इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनके इकोलॉजी पे बहुत बुरा असर पड़े, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ पे उस पर बंद है। उसके बाद देखते हैं रेस्ट्रिक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेटिंग अदर एक्टिविटीज़, मतलब जो दहानू तालुका है, राइट, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दहानू तालुका है, महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे भी इस तरह के इंडस्ट्रीज ये सब का लगाना मना है। ये 1991 में नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद 1992 में अरावली रेंज जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है, और अलवर डिस्ट्रिक्ट, राइट, राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पर भी इस तरह की एक्टिविटीज़ के पे मनाही है।
और रेगुलेटिंग इंडस्ट्रियल एंड अदर एक्टिविटीज़, जो नुमालीगढ़ है असम में पड़ता है, वहाँ पर ऐसे ऐसे जो इंडस्ट्रीज़ का मना की को लगाना मना है, जिससे कि पोल्यूशन हो सकता है और वहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या आप जानते हैं। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ना, जो कि कहाँ पर मौजूद है, सिक्किम में। तो ये 2018 में आई थिंक ये डेवलपमेंट हुई थी 2018 में। तो यहाँ ये क्या है, ये वर्ल्ड मिक्स्ड मतलब इंडिया की पहली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये यूनेस्को के लिस्ट में ये वाले इसका नंबर आया है, और ये इंडिया की पहली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये नेचुरल भी है और कल्चरल हेरिटेज भी है। आगे देखते हैं। अब देखिए ईआईए की हम बात कर रहे थे, अब ईआईए होता कैसे है, क्या क्या प्रोसेस है, प्रोसीजर्स क्या 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 है वो देखते हैं। तो इसके ये फेसेस हैं। तो ये जो सीक्वेंस है इसे ऐसे ही रहने देना है, इसे बिल्कुल भी जंबल नहीं करना है। ये नहीं कि पहले स्कोपिंग कर लिया या फिर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान कर लिया, इस तरह से नहीं होता है। तो इसे उसी तरह से इसी ऑर्डर में याद रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, फिर स्कोपिंग होती है, फिर बेसलाइन डेटा कलेक्शन होता है, फिर इम्पैक्ट प्रेडिक्शन होता है, और असेसमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव, डिलिनिएशन, मिटिगेशन मेजर्स और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट बनाया जाता है। फिर पब्लिक हियरिंग होती है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, उसके बाद मॉनिटरिंग होती है उस क्लियरेंस कंडीशन की। अब ये क्या है, इन्हें हम डिटेल में अच्छी तरह से अब देखेंगे। तो सबसे पहले आता है, हमने देखा था स्क्रीनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या स्क्रीनिंग की क्राइटेरिया क्या क्या है, किस लेवल में इन्वेस्टमेंट होगा, स्केल ऑफ लेवल इन्वेस्टमेंट मतलब कितने करोड़ का, ऑब्वियसली इसमें लाखों का होगा, करोड़ों का होगा, करोड़ों का होगा तो कितने करोड़ का होगा, राइट। तो वो उसका स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। आगे देखते हैं टाइप, किस तरह का डेवलपमेंट है वो, कहाँ वहाँ पे क्या कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, क्या कोई होटल्स लगा रहे हैं, टूरिज्म से रिलेटेड है, या फिर कोई फार्मा सेक्टर लग रहा है, तो केमिकल से रिलेटेड, मतलब किस तरह का वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और फिर लोकेशन, मेन तो लोकेशन है। आगे देखते हैं। दूसरा आता है स्कोपिंग। स्कोपिंग का मतलब होता है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, आपको ये याद रखना है। तो स्कोपिंग का मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस। तो इसमें क्या होता है, कंसल्टेशन और गाइडेंस। तो अब कंसल्टेशन करते हैं जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। अब प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट का मतलब जो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राइट। हमने देखा था प्रोजेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो कौन बनाते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जिन्हें वो इंडस्ट्रीज़ लगानी है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का ही कुछ लगाना है, राइट, या फिर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ऐसा कुछ वहाँ पे लगाना है, तो उन्हें प्रोपोनेंट्स कहा जाएगा, प्रोजेक्ट को जो स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर बाद में एक एजेंसी जो उसे असेस करेगी, जो इम्पैक्ट वहाँ पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से। इसमें इन्वायरमेंटलिस्ट भी आ सकते हैं, इसमें कोई और प्राइवेट एंटिटी आ सकती है, इसमें गवर्नमेंट की कोई एंटिटी आ सकती है। ठीक है, तो जिसे मतलब गवर्नमेंट ऑथराइज करे, तो ऐसी कोई एजेंसी है, उनके साथ मिलकर कंसल्टेशन, और इस एजेंसी जब गाइडेंस देगी तब जाके स्कोपिंग की जाती है, और मतलब एक टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बनाए जाते हैं। फिर आगे देखते हैं। जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उसने सेक्टर वाइज गाइडलाइंस जारी की है। मतलब जो भी अलग अलग तरह के सेक्टर्स होते हैं, तो सेक्टर वाइज गाइडलाइंस है, जैसे कंपैरेटिव, जिससे कि कंपेयर किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कंपेयर करने के लिए ऐसे सेक्टर वाइज गाइडलाइंस बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। उससे जो सिग्निफिकेंट इश्यूज़ हैं, राइट, उससे अब ऐसे इनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सिग्निफिकेंट इश्यूज़ हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके, और उन्हें इन स्टडीज़ में, जो ईआईए की स्टडी है, ये एक तरह से स्टडी ही की जाती है ना, क्योंकि जांचना, परखना, असेसमेंट करना मतलब एक स्टडी करना है, तो उस स्टडी में इसे इंक्लूड किया जाए। आगे देखते हैं। स्कोपिंग में एक्चुअली होता क्या क्या है, मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे कंसल्टेशन होती है, कंसल्टेशन और गाइडेंस की जाती है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट और इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी, फिर वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसमें देखा क्या जाता है, इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। तो पहला है क्वांटिफाइबल इम्पैक्ट्स, मतलब क्वांटिफाई मतलब ऐसा होता है जिसे हम नंबर्स में पता लगा सकते हैं, हम गिन सकते हैं। नॉन क्वांटिफाइबल को हम नहीं गिन सकते हैं। अब जैसे क्वांटिफाइबल में कितनी मैग्नीट्यूड, अब जैसे अगर कहीं पे किसी प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, वो उसकी मैग्नीट्यूड कितने लेवल की आ रही है, अगर वहाँ पे भूकंप आ रहा है कि तो रिक्टर स्केल, जैसे उसे रिक्टर स्केल में गिना जाए तो कितनी तीव्रता से आ रही है। प्रेवलेंस, कितनी बार हो रहा है, राइट, उसका मतलब आ रहा है तो बार बार आ रहा है क्या, अगर ज़्यादा आ रहा है तो फिर उसे रोक देना चाहिए। फ्रीक्वेंसी भी वही हो गया, कितनी बार आ रहा है और कितने समय के लिए आ रहा है। ड्यूरेशन मतलब कितना लंबे पीरियड के लिए आ रहा है, मतलब किसी तरह के, मतलब या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गया, सिर्फ भूकंप ही नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट की वजह से वहाँ पे पोल्यूशन हो सकता है, पोल्यूशन को जांच सकते हैं।
ठीक है, तो ये सब इसमें आता है। तो एक क्वांटिफाइबल में हम इस एक तरह से गिनते हैं, नॉन क्वांटिफाइबल को गिना नहीं जा सकता। तो अब जैसे अभी आप किसी एक जगह को देखिए, वहाँ के पहले की खूबसूरती कुछ बहुत खूबसूरत जगह थी। अब वहाँ पे सडनली क्या हो गया, कुछ इंडस्ट्रीज़ लग गई, कुछ ऐसे कारखाने लग गए जिसकी वजह से वहाँ पे केमिकल्स निकलते हैं, एफ्लुएंट्स निकलते हैं। आपने वाटर पोल्यूशन इस समय पढ़ा था, किस तरह से वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ अपने जिम्मेदार मतलब बिल्कुल वो अपने एक तरह से इररिस्पॉन्सिबली अपना एफ्लुएंट ये सब छोड़ देते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स छोड़ देते हैं, उन्हें ढंग से डिस्पोज ऑफ नहीं करते। तो फिर उसकी वजह से उस जगह की जो सुंदरता है, एस्थेटिक वैल्यू है, वो चली जाती है, रिक्रिएशनल वैल्यू वो चली जाती है। तो फिर इस तरह से किसी जगह में, अगर कुल्लू मनाली आप गए हैं, तो वहाँ की इस खूबसूरती में जो इंडस्ट्री अगर वहाँ पे लगाई जाए, ऑलरेडी वो काफ़ी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जगह है, वहाँ पे इस तरह की इंडस्ट्री लगाई जाए तो वहाँ के एस्थेटिक वैल्यू पे, उसकी रिक्रिएशनल वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, वो भी देखना ज़रूरी है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि जो रबर प्लांटेशन के वजह से जो आसपास के जो लोग हैं, राइट, वहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं उनके लाइवलीहुड पे काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है, राइट। तो फिर वो इस एक तरह से उनके जो आसपास के लोग हैं वहाँ की उनकी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक तरह से काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होता है EIA, ठीक है। फिर बाद में और कुछ इसके स्टेप्स हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है। कुछ ऐसी जगह होती है ना, जैसे यहाँ पे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि मुरुड जंजीरा के रीजन में या फिर दून वैली के उसके कुछ वो दिया गया था कि इतने एरिया में, 1 किलोमीटर के एरिया में, इतने रेडियस में ऐसा कुछ करना एकदम मनाही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ऐसी जगह को आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। तो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहाँ पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद बेसलाइन स्टेटस को मॉनिटर करना, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी बेसलाइन स्टेटस मॉनिटर करना क्या होता है। और फिर बाद में अब जब अगर पता लग रहा है कि हाँ यहाँ पे बहुत डैमेज हो सकता है, इस जगह में ऐसा डैमेज हो सकता है, तो फिर वहाँ पे क्या करना, ऐसा करना कि जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन, जब हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, उससे पहले कि कंस्ट्रक्शन के टाइम जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उस वक्त हम कुछ ऐसा चेंज ला सकते हैं कि जिसके वजह से इस प्रॉब्लम को कम से कम किया जा सके, राइट। तो उसे प्रेडिक्ट किया जाता है। अब आते हैं बेसलाइन डेटा पर। तो बेसलाइन डेटा का मतलब ये है कि जब आप देखिए, आप कोई भी एक जगह जाते हैं, आप किसी एक जगह को देखिए 10 साल पहले कैसा था और अब कैसा है, या फिर 20 साल पहले, राइट। तो फिर वो उसमें काफ़ी चेंज आ जाता है। और अगर वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब हो गया तो फिर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बदलाव आ सकता है। तो देखना है कि जब पहले कैसे स्टडी, वहाँ पे ये स्टडी करना है कि वहाँ पे पहले इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या थी, वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा थे, वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी थी, इसमें बहुत कुछ आ सकता है, राइट। हमने इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे, क्या क्या देखा जाता है। तो इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज आते हैं, उन्हें देखा जाता है। एयर क्वालिटी हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, वहाँ पे वाटर टेबल कितना है, ग्राउंड वाटर, ये सब देखा जाता है। तो पहले एग्जिस्टिंग कंडीशन कैसी है, और उसके बाद उस जो किसी भी एक जगह का साइट स्पेसिफिक, यहाँ पे मतलब एक जगह को देखना है, स्पेसिफिकली इस जगह को देखना है, और वहाँ के जो प्राइमरी डेटा है उसे मॉनिटर करना है, और अगर कोई सेकेंडरी डेटा भी अवेलेबल है उसे भी सप्लीमेंट करना है, उसे भी देखना है। तो फिर एक कॉलम है, मतलब एक डू यू नो है, मतलब क्या आप जानते हैं। तो इंडिया का जो एयर पोल्यूशन से लड़ने का एयर पोल्यूशन का जो इंडेक्स है उसमें सबसे लास्ट में आता है, सबसे ख़राब है इंडिया का एयर पोल्यूशन, ठीक है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिपोर्ट दी थी अपनी एक स्टडी में कि एयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो उसमें इंडिया की रैंक 132 थी, सब बाकी सारे कंट्रीज़ में से मतलब लास्ट थी। तो एक बहुत ख़राब बात है। अब हम आते हैं इम्पैक्ट प्रेडिक्शन पे। देखिए नाम से पता चल रहा है इम्पैक्ट पड़ेगा, असर जो पड़ रहा है उसका प्रेडिक्शन, किस तरह का असर पड़ सकता है। यहाँ पे देखिए जैसे हजार्डस हो गया, कैटास्ट्रोफिक हो गया। तो मतलब एडवर्स में भी, मतलब अगर कुछ ख़राब भी है उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ डिग्री होती है ना, जैसे यहाँ पे रिस्क है तो यहाँ पे कैटास्ट्रोफिक हो गया, हजार्डस हो गया, राइट। तो फिर मेजर है, तो इस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। तो देखना है अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो कितना पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, और उसका प्रेडिक्शन पहले से ही ये जांच लेना। इसीलिए स्टडी बहुत थरो स्टडी है, इसे करना ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या करते हैं, मैपिंग द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के वजह से इन्वायरमेंट पे जो कॉन्सिक्वेंसेस पड़ेंगे, राइट, उन्हें देखना, उन्हें अच्छी तरह से जांचना, और फिर बाद में उसके ऑल्टरनेटिव्स बताना कि हम किस तरह से इसे कम कर सकते हैं, राइट। ऑल्टरनेटिव इस प्रोजेक्ट के अलावा क्या कुछ और कर सकते हैं। और इन्वायरमेंटल, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि देखिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो हम प्रेडिक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी
एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं है। मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि इससे ओके कुछ लेवल तक क्या बोलते हैं, कुछ लेवल तक ही एयर क्वालिटी ख़राब होगी, ज़्यादा नहीं डैमेज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पक्का है। क्या पता उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता है। तो ये जो प्रेडिक्शन है ना, ये क्योंकि ये प्रेडिक्शन है, तो ये इसकी कोई एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं है, राइट। पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि इतना ही डैमेज होगा, हम इतना बता रहे तो इतना ही डैमेज होगा, से ज़्यादा भी हो सकता है और मे बी कभी कभी कम भी हो सकता है, मोस्टली ज़्यादा ही होता है, राइट। तो इसमें ये समझाया गया। तो इस वजह से जो सारे पॉसिबल फैक्टर्स है, किन किन वजह से किस किस तरह से डैमेज हो सकता है, इम्पैक्ट क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, अच्छा हो या बुरा, उन सबको भी। ये सिर्फ ये नहीं कि नेगेटिव इम्पैक्ट को ही देखा जाता है, उस प्रोजेक्ट की वजह से क्या पता बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा हो, राइट, अच्छा असर भी पड़ता है, उसे भी यहाँ पे देखा जाता है। तो सारे के सारे फैक्टर्स को और उसमें उस स्टडी में इंक्लूड किया जाता है, और प्रिकॉशंस किस किस तरह के हम उस पर सावधानियाँ बरत सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, वो भी इनसे इस स्टडी में बताया जाता है, ताकि जो ये अनिश्चितता है उसे कम किया जा सकता है, उसकी डिग्री को कम किया जा सके, राइट। यहाँ पे कम करने में और एकदम से दूर करने में बहुत डिफरेंस है, आप समझिए, ठीक है, इस बात को। इसलिए एक एक लाइन को इस तरह से बताना पड़ता है। अब देखिए, द फॉलोइंग इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अब इम्पैक्ट प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट प्रेडिक्शन में हमें क्या क्या जांचना ज़रूरी है, राइट। तो जब मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स पहले दिए थे कि एयर में देखिए कि क्या क्या जांचते हैं। एयर में जो एम्बियंट लेवल है, अपने अपने एयर पोल्यूशन पढ़ा होगा, तो एम्बियंट लेवल ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ा था, राइट। तो फिर एम्बियंट लेवल्स में किस तरह के चेंजेस आए हैं एयर के, उसके बाद ग्राउंड लेवल कॉन्सेंट्रेशंस में किस तरह के चेंजेस आए हैं। टोटल एमिशंस, जो एमिशंस होते हैं वो पॉइंट सोर्सेज, आपने देखा था पोल्यूशन के पॉइंट सोर्सेज होते हैं, लाइन सोर्सेज होते हैं, राइट। तो दोनों को कंसिडर करना ज़रूरी है, पॉइंट सोर्सेज और लाइन सोर्सेज, किन उनसे एमिशन होता है, राइट। तो उनसे किस तरह के एमिशंस हो रहे हैं, ये देखने की ज़रूरत है। उसके बाद इफेक्ट उनका सॉइल पे, एयर पोल्यूशन का सॉइल पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, मटेरियल्स हैं और जो वेजिटेशन है वहाँ पे वनस्पति है, और ह्यूमन हेल्थ, स्पेशली ह्यूमन हेल्थ पे कैसा असर पड़ रहा है, ये भी देखने की बहुत ज़रूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है यहाँ पे, राइट। ये हो गया। आगे देखते हैं नॉइस। अब नॉइस का, क्योंकि कुछ कुछ कारखाने ऐसे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा साउंड होता है, बहुत ज़्यादा नॉइस होता है, उससे बहुत ज़्यादा शोर मचता है। शोर के वजह से भी नॉइस भी एक तरह का पोल्यूशन है। हमने देखा था जब हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो नॉइस पोल्यूशन से भी एम्बियंट लेवल्स में कैसा चेंज आया है, कितने डेसिबल्स का चेंज आया है, राइट। तो ये हमने देखा था। अगर आपने वो नहीं देखा, आप फिर से देखिए, ब्रशअप कीजिए, राइट। और फिर बाद में देखिए, तो उससे जो इक्विपमेंट्स होते हैं और जो व्हीकल्स जो आसपास, मेरा घर भी देखिए रोड के आसपास में ही है, हमेशा वहाँ पे शोर लगा ही रहता है, तो कॉन्सेंट्रेट करने में कभी कभी काफ़ी दिक्कत आती है, राइट। तो उस वजह से भी एक तरह से उसका भी, वो भी एक तरह का पोल्यूशन हो गया। तो जो व्हीकल्स से आना जाना ये सब लगा रहता है, राइट। तो उस वजह से क्या असर पड़ता है, फौना, मतलब जो जानवर हैं उन पर, और ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर पड़ता है और कैसा पड़ सकता है, वो भी असेस करना ज़रूरी है। फिर आते हैं वाटर पे। अब देखिए, जो कंपीटिंग यूज़र्स हैं, मतलब कंपीटिंग यूज़र्स मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हो गए, वो भी कंपीटिंग यूज़र्स है, क्योंकि वो भी उस पानी को इस्तेमाल करेंगे, इंडस्ट्रीज़ यूज़ करेंगी, जानवर वहाँ पे जो रहते हैं उनके लिए भी वही पानी। तो बहुत सारे पानी कम है, पानी लिमिटेड ही है, लेकिन सबको चाहिए, तो वो कंपीटिंग यूज़र्स हो गए, तो उनके लिए कितना अवेलेबल है। फिर जो उसकी क्वालिटी में चेंजेस, राइट। कभी कभी हो सकता है कि उसकी सैलिनिटी बढ़ जाए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे एफ्लुएंट्स निकल सकते हैं जिससे कि सैलिनिटी बढ़ जाती है उस पानी की। और फिर बाद में सेडिमेंट, किस तरह के सेडिमेंट्स जैसे इंडस्ट्रीज से कुछ कुछ सेडिमेंट्स निकलते हैं, और ये सब चीज़ें डिटेल में मैंने आपको पहले से पढ़ाई थी, ठीक है। तो सेडिमेंट का ट्रांसपोर्ट होने की वजह से क्या हो सकता है, सैलिनिटी मैंने बताया था, सलाइन वाटर अगर उसमें चला जाए, ये सब कितना जा सकता है, इन सब को असेस करना भी काफ़ी ज़रूरी है। फिर अब लैंड के देख लेते हैं। तो लैंड पैटर्न, लैंड को के यूज़ में किस तरह के चेंजेस आए हैं, लैंड यूज़ पैटर्न में किस तरह का चेंजेस आया, ड्रेनेज पैटर्न, पानी का जो बहने का जो है जो जगह है उसमें किस तरह का चेंजेस आए हैं, ठीक है। फिर बाद में जो लैंड की क्वालिटी है, वेस्ट डिस्पोजल है, उसमें किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। फिर शोर लाइन मतलब किनारा, राइट, किसी समुंदर का, किसी भी नदी का किनारा या फिर रिवर बैंक, यहाँ पे क्या है उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब सॉइल इरोजन अगर वहाँ पे होने लग गया, इरोजन होने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आ सकते हैं, राइट। तो ये सब भी असेस करना ज़रूरी बन जाता है। तो लैंड में इस तरह की असेसमेंट की जा सकती है। बायोलॉजिकल देखते हैं, बायोलॉजिकल असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, कि में क्या क्या फैक्टर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे ये सब फैक्टर्स बता रहे हैं, ये सब हर चीज़ इन ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को भी उसमें उस स्टडी में इंक्लूड करना पड़ता है, ये देख रहे हैं, ठीक है।
तो फिर ये बता रहे हैं इसमें। अब डिफॉरेस्टेशन, वहाँ पे कितने पेड़ काटे गए, तो ऑब्वियसली अगर इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो पेड़ तो कहीं ना कहीं तो कटेंगे। पेड़ कितने कटे, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कितना हुआ। एनिमल्स का जो हैबिटेट है, ठीक है, एनिमल्स का जो घर है वो कितना छिना उनसे, फ्लोरा और फोना, राइट। और उसमें उसमें भी अगर वहाँ पे कोई वाटर बॉडी थी जिसमें एक्वेटिक स्पीशीज़ थी, उन पर भी असर का देखना ज़रूरी है कि हो सकता है ना वहाँ पे वाटर बॉडी रही हो और उस पर इफेक्ट पड़ा हो, तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा। और ऑब्वियसली अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा तो कितना ज़्यादा पड़ा। और फिर इम्पैक्ट ऑन रेयर, वहाँ के जो स्पीसीज़ होते हैं, जैसे रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हो गई, एंडेमिक स्पीसीज़ हो गई, एंडेमिक मतलब जो वहीं पे पाई जाती हैं, राइट। और जो माइग्रेटरी पाथ है, देखा हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में किस तरह से बर्ड्स पर और मधुमक्खियों पर जो बढ़ते अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से किस तरह से उन पर डैमेज पहुंच रहा था। तो उनके, और जो बर्ड्स होते हैं उनके माइग्रेशन, कुछ कुछ माइग्रेटरी बर्ड कहीं कहीं से माइग्रेट करके इंडिया में आती हैं, तो उनके रास्ते में, उनके माइग्रेशन में, रूट में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये भी हमें देखना ज़रूरी है। और फिर जो उनके ब्रीडिंग और नेस्टिंग ग्राउंड्स हैं, राइट, वो हाँ वहाँ पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। कहीं कहीं पे जो होते हैं अपने अंडे रख के चले जाते हैं जानवर, राइट, और अपने घोंसले बनाते हैं। अब वहाँ पर भी उन पे कैसा चेंज आ रहा है, उन पे किस तरह से असर पड़ रहा है और कितना असर पड़ सकता है, कितना बुरा असर पड़ सकता है, उस सबको भी देखना है। और फिर एक है सोशो इकोनॉमिक, ये मैंने बताया था, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है, वहाँ के आसपास रहती है, उन कम्युनिटी को ऐसा तो नहीं है वहाँ पे इतनी रहने में उनको इतनी दिक्कत हो रही है कि जैसे कहीं कहीं पे ऐसा सुना था कि केमिकल इंडस्ट्री लगाई थी और वहाँ पे इतने भयंकर केमिकल्स निकलते थे कि कोई बच्चा एक बार गिर गया और वो एक तरह से अपाहिज हो गया। तो वहाँ के उस वजह से कहीं कहीं पे ऐसी जगह होती है कि वहाँ पे जो पानी होते हैं वाटर बॉडीज़ में हेक्सावेलेंट क्रोमियम जैसी चीज़ें आ जाती हैं। तो उस वजह से लोगों को कैंसर होना, उस पूरे आसपास के लोगों को कैंसर हो जाता है, राइट। तो फिर बहुत चीज़ें उस वजह से लोगों को वहाँ पे छोड़ के जाना पड़ता है, तो उससे डेमोग्राफिक चेंजेस आ जाती हैं, राइट। तो फिर बाद में इकोनॉमिक स्टेटस, कि कहीं कहीं ऐसे होते हैं कि जंगलों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अब जंगलों पे जो डिपेंडेंट रहते थे लोग वहाँ पे, या फिर मछलियाँ को जो पालते थे, उन पे डिपेंडेंट रहते थे लोग, और फिर उनसे उनका रोज़गार छिन गया, राइट। उनके इकोनॉमिक स्टेटस पे किस तरह का है, और किसी किसी लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ा, इस प्रोजेक्ट की वजह से लोगों को वहाँ पे अपने घर छोड़कर जाने पड़ा, कहीं और जाना पड़ा। तो उनसे उनके इकोनॉमिक स्टेटस पे कैसा असर पड़ा, उनके हेल्थ पर कैसा असर पड़ा। और वहाँ पे ट्रैफिक, मतलब वहाँ पे भीड़ भाड़, कुछ क्या क्या भीड़ भाड़ वहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज़ लगने लग जाती है, तो वहाँ पे अब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, तो फिर लोग वहाँ दूर दूर से वहाँ पे लोग आने लग जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो फिर वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए असेसमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, राइट। ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, हम देख रहे हैं इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स क्या है, उसका विकल्प क्या है। फिर डिलिनेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स, कम करने के लिए, उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो मेजर्स, कदम उठाए जाएंगे, उनका वर्णन करना, उन्हें बताना, चित्रण करना। और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, फिर बाद में रिपोर्ट को तैयार करना, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो अब हर प्रोजेक्ट के लिए क्या किया जाता है, जो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं, विकल्प क्या है, इसके अलावा क्या इस इंडस्ट्री के लगाने के अलावा किसी और तरह की इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, राइट। या फिर अगर इस वजह से किसी किसी एक स्टेप की वजह से किसी इन्वायरमेंट में किसी एक तरह का प्रॉब्लम है, राइट, उस इंडस्ट्री की वजह से, जैसे कि आप देख लीजिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनते हैं तो वो गरम गरम पानी छोड़ देते हैं, राइट। तो उसकी जगह मैंने वहाँ पे उस चैप्टर्स में बताया भी था कि उस गर्म पानी को छोड़ने की जगह उस पानी को ठंडा करके फिर छोड़ा जाए, तो फिर वाटर बॉडीज़ को के लिए, वाटर जो वहाँ पे एनिमल्स हैं उन सब के लिए कितना अच्छा होगा, राइट। तो इस तरह के ऑल्टरनेटिव्स को पता लगाना है, ऑल्टरनेटिव्स को उसमें इस रिपोर्ट में शामिल करना, इंक्लूड करना, वो उन्हें पता लगाना, वो भी किया जाता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स, तो फिर उसके बाद कंपेयर किया जाता है कि इन्वायरमेंट में अब कैसा असर पड़ेगा, अगर हमने जब ऑल्टरनेटिव्स देख लिया तो उसके बाद असर कैसा पड़ेगा, ठीक है। और फिर ऑल्टरनेटिव में ये भी देखा जाता है कि जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है और प्रोजेक्ट की किस तरह के जो उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पूरे प्रोसेस में, लोकेशन और फिर प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी, उनके कोई ऑल्टरनेटिव्स है क्या, अगर यही मतलब यही ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करे तो उसका ऑल्टरनेटिव भी ढूंढा जाना चाहिए, ढूंढा जाता है,
राइट। फिर बाद में ऑल्टरनेटिव शुड कंसिडर। अब ऑल्टरनेटिव्स में ये नहीं कि प्रोजेक्ट लगाना ही लगाना है, कोई विकल्प नहीं है, किसी तरह से कोई कम नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाला है, वहाँ पे लोगों पे असर पड़ने वाला है, वहाँ की पूरी बायोडाइवर्सिटी भी खतरे में है, फिर भी प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर पूरी तरह से प्रोजेक्ट को मना भी किया जा सकता है, पूरी तरह से उस प्रोजेक्ट को ये प्रपोज किया जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे ना लगाया जाए। इसी तरह से इसीलिए आप देख सकते हैं ईआईए के वहाँ पे ईआईए ने ईआईए उस नोटिफिकेशन में, नॉट ईआईए की नोटिफिकेशन, जो एक्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत दिखाया गया था कि कुछ कुछ एरियाज़ में पूरी तरह से टूरिज्म के अलावा और दूसरे इंडस्ट्रीज़ का लगाना एकदम से बैन है, वहाँ पर मना ही है। तो इस तरह से भी वहाँ पे उस ऐसी जगह को जांच करने के बाद ये अगर निष्कर्ष में आता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, तो फिर उस प्रोजेक्ट को वहाँ पे नहीं लगाने दिया जा सकता। ये भी इसमें एक विकल्प है। फिर आगे देखते हैं, जो ये ऑल्टरनेटिव्स है उन्हें रैंक किया जाता है, ठीक है, उनको एक तरह से उनकी कैटेगराइजेशन किया जाता है और फिर बाद में जो बेस्ट है, जो इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट है, वो विकल्प चुना जाता है। और फिर बाद में ये भी देखा जाए कि उससे इकोनॉमी, राइट, जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है उसे तो आखिर में प्रॉफिट कमाना है। ये नहीं हो कि ये सब विकल्प लेने के बाद उठाने के बाद वो पूरी तरह से नुकसान में आ जाए, तो उसे इंडस्ट्री को तो वैसे निकालना पड़ेगा। तो फिर वो भी देखना ज़रूरी है। और कम्युनिटी, वहाँ के आसपास की कम्युनिटी पे अगर इसका कोई अच्छा असर पड़ने वाला था और वो नहीं हो रहा है, तो फिर उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो अब एक बार ऑल्टरनेटिव्स को जब रिव्यू कर लिया जाता है तो फिर एक मिटिगेशन प्लान बनाया जाता है, राइट। आपने अभी तक आपको समझ में आ गया मिटिगेशन प्लान मतलब ऐसे ही जो इस इन्वायरमेंट पे डैमेज को कम करने के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं, मेजर्स उठाए जाते हैं उन्हें, तो उन प्लान को बनाया जाता है, ठीक है। और उसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, इसे उसमें डाला जाता है, उसमें सप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो उसके जो प्रोजेक्ट के प्रोपोनेंट्स हैं उन्हें बताया जाता है कि इन्वायरमेंट में इस तरह से इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, मतलब इस तरह से उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, राइट। जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं कौन करता है, वही इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एजेंसी और भी बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो ईएमपी है, अब ये ईएमपी क्या है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, ये काफ़ी क्रुशियल होता है, राइट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो क्रुशियल इनपुट टू मॉनिटर द क्लियरेंस कंडीशंस एंड देयरफॉर डिटेल्स ऑफ मॉनिटर शुड बी इंक्लूडेड इन द ईएमपी। तो फिर किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, ये सारी डिटेल्स और क्लियरेंस किस तरह से दिया गया उस कंडीशंस को, इन सबको एक तरह से ये जांचने में ईएमपी का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो ईएमपी करना इसलिए एक तरह से यहाँ पे कह रहे हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी कंडीशंस क्या होगी, कैसे ये इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा, तो कैसे किया जाएगा, अगर उसे क्लियरेंस दिया जाएगा तो किस तरह से दिया जा रहा है, ये सब देखना ईएमपी में आता है। फिर देखते हैं ईआईए रिपोर्ट, राइट। तो ईआईए जो रिपोर्ट होता है वो क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो डिसीजन मेकर्स है, राइट, जो एजेंसी है जो एक्चुअली फाइनली डिसाइड करेंगी कि इस प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाए या ना दिया जाए, राइट। तो फिर इन डिसीजन मेकर्स को या ये पूरी तरह से पूरा पिक्चर दे, हमने देखा ना कितने सारे पैरामीटर्स हैं, ये सारे पैरामीटर्स उसमें होने चाहिए एक ईआईए रिपोर्ट में, तो फिर वो तब जाके जो भी देखेगा उसे क्लियर पिक्चर मिलेगी, क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तब जाके वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएगा उस इंडस्ट्री के बारे में, राइट। तो फिर विदाउट प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट के साथ, अगर प्रोजेक्ट नहीं लगाया जाए तो कैसा है, अगर प्रोजेक्ट लगाया और फिर बाद में लगाया तो कैसा है, और अगर प्रोजेक्ट लगा लिया और डैमेज हुआ तो उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है, इन सब को के बारे में अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन उसमें मौजूद होना चाहिए ईआईए में, राइट। फिर बाद में अनसर्टेनिटीज़, जैसे मैंने बताया था जो हम इम्पैक्ट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं लेकिन उसमें अभी भी अनिश्चितता है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए और वो अनिश्चितताओं को भी उसमें जगह मिलनी चाहिए, ठीक है, राइट। आगे नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा पब्लिक हियरिंग। तो पब्लिक हियरिंग हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, तो नेक्स्ट प्रोसीजर आता है। तो फिर उसमें क्या होता है, पब्लिक मस्ट बी इन्फॉर्म। तो जो पब्लिक है, राइट, वो तो बहुत ज़रूरी है कि आसपास की जो पब्लिक है उन्हें पता ही नहीं है यहाँ पे प्रोजेक्ट भी लग रहा है, यहाँ पे इतना कुछ डैमेज भी होने वाला है, हमारा घर भी हमसे छिलने वाला है, राइट, इस तरह के। तो फिर वहाँ के पब्लिक को बताना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है कि ऐसा कुछ यहाँ पे प्रपोज किया जा रहा है, क्या आप लोग इससे सहमत हैं, यहाँ पे इस तरह की रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी तो आप लोग इनसे सहमत हैं करके उनसे पूछना ज़रूरी है, कि ये नहीं कि उन्हें एकदम से रात भर में उन्हें खाली कर दिया और उन्हें कहीं भेज दिया, राइट। फिर बाद में इसलिए पब्लिक को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। उसके बाद जो भी इस प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राइट, वहाँ के जो जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गए,
वहाँ पे और भी म्यूनिसिपैलिटी हो गई, वहाँ के लोग हो गए, राइट। तो फिर उन वो सब जो भी इस प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो सकता है, उन सबको जो ईआईए है उसकी एग्जेक्टिव समरी ज़रूर देनी चाहिए उन्हें। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बस ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में पड़े हुए हैं और किसी को उसे एक्सेस करने की इजाज़त नहीं है, राइट। तो जो भी इससे अफेक्ट हो सकता है, जिसे चाहिए वो इसे एक्सेस कर सके, इस तरह के प्रावधान है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं जो अब अफेक्टेड पर्सन में कौन कौन आते हैं, ये भी देखिए। काफ़ी डिटेल में अच्छी तरह से दिया कि आगे पूरी तरह से क्लैरिटी रहे, राइट, किसी को, क्योंकि ईआईए किसी किसी को बहुत टफ लगता है, कुछ भी नहीं है, इसलिए एक एक लाइन में अच्छी तरह से समझाया जा रहा है। तो जो वहाँ के बोनाफाइड रेजिडेंट्स है, वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स जो लोग आसपास में रहते हैं, वो हो गए, वो लोग अफेक्ट हो सकते हैं। लोकल एसोसिएशंस, आसपास में कोई बॉडीज़ हो गई, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, या फिर कोई और छोटी मोटी बॉडी हो गई, वो। उसके बाद फिर इन्वायरमेंट ग्रुप्स, राइट, जो भी वहाँ पे इन्वायरमेंटलिस्ट ये सब हो गए, वो इन्वायरमेंट ग्रुप्स हो गए, वो जहाँ पे वहाँ पे जो एक्टिव हैं वो लोग इसमें आ सकते हैं। और जो भी एनी अदर पर्सन लोकेटेड एट द साइट, राइट, या फिर जिसको डिस्प्लेस किया जा रहा है, जो वहाँ पे पहले रहता था और उसे हटा दिया गया, या फिर वो वहाँ पे रह रहा है, तो ऐसा कोई भी इंसान भी इसमें आता है, ठीक है। अब जो ऐसा इंसान है, अब इन सब लोगों को एक अपॉर्चुनिटी, उन्हें एक मौका देना चाहिए, ताकि अगर उन्हें कोई दिक्कत है इससे, राइट, हो सकता है बहुत लोग को इससे दिक्कत हो, या फिर किसी किसी को दिक्कत हो, तो जिसे भी दिक्कत है वो अपनी जो दिक्कत है, अपनी समस्याएं हैं, वो ले जाके ओरल में या फिर रिटर्न में जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसे अपने सजेशंस दे सके। तो ये पब्लिक हियरिंग में आता है। आगे देखते हैं ईएमपी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। अब इसके बारे में जानते हैं। अब इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में प्लान में क्या आता है, डिलिएशन ऑफ मिटिगेशन एंड कॉम्पनसेशन मेजर्स, राइट। तो जैसे बताया था कि किस तरह से कम किया जा सकता है, जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसे कम कैसे कर सकते हैं, उसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना, डिलीनिएट करना। और कंपनसेशन मेजर्स, अगर पड़ रहा है तो उसे कम कैसे कर सकते हैं, कॉम्पनसेट कैसे कर सकते हैं, वो उन मेजर्स को, और इन सब का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसे देखना, ठीक है। और अनमिटिगेटेड इम्पैक्ट्स होते हैं, जिस ऐसे कुछ इम्पैक्ट्स हो सकते हैं जिसे बिल्कुल कम नहीं किया जा सकता, राइट, जिसे नहीं कम किया गया, उसे भी बताना ईएमपी में ही आता है, राइट। फिर फिजिकल प्लानिंग इंक्लूड वर्क प्रोग्राम, किस तरह से काम किया जाए, शेड्यूल क्या होगा, टाइम का मतलब टाइम के हिसाब से कैसा होगा, और लोकेशन फॉर पुटिंग मिटिगेशन एंड कॉम्पनसेशन, राइट। तो किस तरह से किया जाए, मतलब हर तरह से, यहाँ पे फिजिकल हो गया, वर्क हो गया, टाइम के हिसाब से भी हो गया, राइट। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, हर छोटी छोटी जो कंपोनेंट्स है उसका ध्यान रखा जाता है, जिससे कि मिटिगेशन मेजर को लाया जा सके, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनेंशियल प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मिटिगेशन मेजर्स, तो फाइनेंस का भी इसमें ध्यान दिया जाता है, किस तरह से इसे फंड किया जाएगा जिससे कि ये मिटिगेशन मेजर उठाया जा सके। तो बजटरी एस्टिमेट, तो पैसे के मामले में किस तरह से उसके लिए एक बजट बनाया जाएगा कि इस तरह से करेंगे, इतना पैसा अलॉट होगा, तो जाके ये मिटिगेशन मेजर लिया जाएगा, ये ऐसा कुछ कदम उठाया जाएगा, और जिससे कि ये जो इम्पैक्ट है वो कम किया जा सके, और इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, और किस तरह से इसे पूरी तरह से किया जाए वो डेमोन्स्ट्रेट किया जाए, बताया जाए, और ये उस प्रोजेक्ट बजट एस्टिमेट में पूरी तरह से इसे इंक्लूड किया जाए। तो ये ईएमपी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता है। फिर अब आ गया लास्ट में, अब आ गया, अब इतना सब हमने स्टडी कर ली, हमने एसेस कर लिया, जांच परख लिया, अब हम एक डिसीजन पे आएंगे, करना है नहीं करना है, इस प्रोजेक्ट को लगाना है नहीं लगाना है, यस नो डोंट नो, ठीक है। तो क्या है फाइनल वर्डिक्ट, क्या होगा डिसीजन मेकिंग में। तो अब इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली फिर से कंसल्टेशन किया जाएगा प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट से, या फिर किससे, जो इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है, कोई भी एक्सपर्ट ग्रुप हो गई, जिससे कि गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे रखा है। तो डिसीजन ऑन एनवायरमेंट क्लियरेंस इज अराइव थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेप्स हमने देख लिया था पहले, कितने सारे स्टेप्स है, ईआईए ईएमपी, ये सब करने के बाद एक डिसीजन पे आया जाता है। फिर देखते हैं, अब क्लियरेंस सपोज मिल गया, तो उसके मॉनिटरिंग, जो क्लियरेंस कंडीशंस हैं, किस कंडीशंस में क्लियरेंस दिया जा रहा है, उन कंडीशंस की मॉनिटरिंग वो करना भी ज़रूरी है। अब ये कब किया जाता है, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ऑपरेशन फेज में है, जब प्रोजेक्ट चलना शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, तब किया जाता है ये, राइट। डिसीजन हो गया कि हाँ भाई परमिशन दे दो, तो उसके बाद क्या है, ये मॉनिटर किया जाता है क्लियरेंस कंडीशन का। अब इससे क्या होता है
कि जो कमिटमेंट्स किए गए थे इस प्रोजेक्ट ने, उन्हें जो स्टडी में बताया गया था कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स वो तो बोल रहे थे हाँ हम इसी लिमिट, इतने ही लिमिट में एफ्लुएंट्स को छोड़ेंगे, हम जो पोल्यूशन है उसे इतना कंट्रोल में रखेंगे, हम लोग एफ्लुएंट्स को ट्रीट करके फिर डालेंगे, अगर वहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हम गर्म पानी नहीं छोड़ेंगे, हम पानी को ठंडा कर, मतलब इस तरह के जो भी उन्होंने वादे किए थे वो वादों को वो पूरा कर रहे हैं या नहीं, वो देखना, राइट, वो देखने की ज़रूरत है। पता चला कि वो सारे जो उन्होंने स्टडी के टाइम कुछ बोला था कि हम ऐसा-ऐसा करेंगे, आगे जाके वो उससे मुकर गए, वो पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, राइट। फिर बाद में और भी ये देखना भी ज़रूरी है कि जो प्रेडिक्शंस किए गए थे वो सारे सही निकले या गलत निकले, कि जहाँ पे कहा गया था कि यहाँ का वाटर टेबल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे और भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, यहाँ पे पानी की समस्या आएगी, या फिर यहाँ पे भूकंप आएगा, तो एक्चुअली में वो सही निकले या नहीं निकले, ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटी की बात की गई थी, तो वो अनसर्टेनिटी अभी भी है या नहीं। उसके बाद वेदर द प्रेडिक्टेड लेवल्स वर करेक्टिव, तो उसमें जो करेक्टिव एक्शंस थे वो लिए गए कि नहीं, वो देखना है। तो वही बात है कि वो जो पहले लोग वादे कर रहे थे उन्होंने उस वादों पर वो उभरे हैं कि नहीं, या फिर वो मुकर गए हैं, ये देखना है। फिर मॉनिटरिंग विल बी इनेबल द रेगुलेटरी एजेंसी टू रिव्यू द वैलिडिटी ऑफ प्रिडिक्शंस एंड कंडीशंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईएमपी, राइट। तो मैनेजमेंट करने के जो ईएमपी प्लान बनाया गया था उस हिसाब से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, और जो प्रेडिक्शंस की गई थी वो कितने वैध थे, वो कितने वैलिड थे, इन सब की जांच के लिए ये स्टेप उठाया जाता है। तो अब ये चैप्टर, मतलब चैप्टर का पार्ट 1 है ये। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो EIA नोटिफिकेशन है 2006 के बारे में, राइट, और भी लेटेस्ट हम लोग बहुत सारा पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए। अभी तक लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट, थैंक